चलो, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिटायरमेंट का क्या मतलब है? रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, इसका मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, तो वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो बिज़नेस है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंटिन्यू रहती है, मतलब वो बिज़नेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट का बेसिक मतलब तो आपको पता ही है। बाकी रिटायरमेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि फर्म में इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और बाकी पार्टनर जो है वो रिटायर अगर होना चाहता है तो वो आप देख लो कि कैसे कैसे हो सकता है। नंबर 1, इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, या तो पहले से ही एग्रीमेंट होगा कि भाई 1 अप्रैल को ये रिटायर हो जाएगा, या सेकंड, इफ़ एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। तो अगर मान लो एग्रीमेंट में तो नहीं लिखा था, पर पार्टनर ने कहा मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ और बाकी सब ने एग्री कर दिया, तो भी फिर वो छोड़ सकता है। बाकी पार्टनरशिप एट विल के केस में उसे प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसे लिखित में रिटन नोटिस बचे हुए पार्टनर्स को देना पड़ेगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब फिर वो रिटायर हो सकता है। तो ये आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है थ्योरी के अंदर कि पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 तरीके हैं पार्टनर के रिटायर होने के। बाकी उसकी लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसकी लायबिलिटी जो है, जो भी काम उसने अपने रिटायर होने से पहले करे उसके लिए तो वो लायबल है ही है, वो तो सिंपल सी बात है ना। लेकिन वो उन कामों के लिए भी लायबल रहेगा जो उसने रिटायर होने के बाद भी करें, मतलब उसकी फर्म ने उसके रिटायर होने के बाद जो काम करें वो उसके लिए भी लायबल रहेगा इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब तक वो प्रॉपर पब्लिक नोटिस नहीं देता। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि अगर मैं आज फर्म से रिटायर होता हूँ और 2 महीने बाद मेरी फर्म में कोई फ्रॉड होता है तो मुझे भी जेल हो सकती है, मैं भी लायबल हो सकता हूँ, अनटिल मैं एक प्रॉपर पब्लिक नोटिस नहीं देता। तो इसीलिए जैसे ही आप फर्म रिटायर हो फर्म से तो एक प्रॉपर नोटिस देना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि भाई इस चैप्टर में हमें क्या क्या बातें करनी है। देखो जी, तो इस चैप्टर में आपको 7 बातें करनी है। पहला है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, वो हम देखते हैं। फिर है गुडविल की वैल्यूएशन और उसकी अकाउंटिंग, ये हम देखेंगे। बाकी रिवैल्यूएशन हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो पहले की तरह सेम है। रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो पहले की तरह सेम है। बाकी रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना है, पेमेंट करनी है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। ये सारे बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चलो अब 1 बाय 1 चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है। तो बहुत सिंपल है इसमें वैसे तो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का मतलब ये है कि एक पार्टनर तो छोड़कर चला गया, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका नया शेयर क्या होगा। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला बन गया, ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स का नया शेयर क्या होगा कि भाई जो उनके पास पहले से था प्लस उन्हें और मिल गया। तो सिंपल फॉर्मूला है, मतलब और सिंपल इसमें कहानी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप भी करो जल्दी से, ऑनलाइन के बच्चे भी करेंगे। तो एक रेशियो निकाल के देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं जल्दी से। न्यू रेशियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। आकाश, योगेश एंड भावेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है। योगेश रिटायर, योगेश हमें छोड़कर चला गया। गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5, और आकाश और भावेश ने जो गेन करा है वो रेशियो है 4:5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बिल्कुल मतलब आपके एग्जाम का इस तरह का क्वेश्चन एक आ सकता है 1 नंबर का, तो मैं इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूँ। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चों जी। तो आप भी करो सॉल्व, ऑफलाइन के चीते भी कर रहे हैं, फिर बताना। चलो तो अब ठीक लग रहा है मुझे। अब देखो पहले ही सवाल में गलती हो गई, तो अब इसमें देखो 3 पार्टनर्स हैं ना, ए, वाई और बी, ठीक है। तो अब 4:1 तो तब होता अगर मान लो वो कहता योगेश रिटायर, तो आप सीधा ऐसे योगेश का शेयर काट देते कि भाई योगेश रिटायर। लेकिन उसने ये थोड़ी ना कहा योगेश रिटायर बस, और भी तो बात दी है। उसने कहा योगेश रिटायर
और गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5। तो इस लाइन का मतलब ये होता है, इसका हिंदी का इंटरप्रिटेशन ये है कि योगेश का शेयर ए और बी को मिलेगा किस रेशियो में, 4:5 में। ये है इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अब देख लो सॉल्यूशन। देखो योगेश का क्या शेयर था, 3/8। तो इसका मतलब आपको 3/8 को 4:5 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/8 को आप 4:5 में डिवाइड करोगे तो मतलब वो आएगा 4/24 और 5/24। तो ये इसका मतलब गेन करा है आकाश ने और भावेश ने, ये उन दोनों ने गेन करे। और फिर वो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो अभी आप देख रहे थे कि भाई आकाश का न्यू शेयर क्या होगा, जो उसके पास पहले से था प्लस जो उसने गेन करा। इसी तरह भावेश का न्यू शेयर क्या होगा, जो उसके पास पहले से था प्लस जो उसने गेन करा। तो फिर जो सॉल्व करके नया रेशियो निकलेगा वो उपासना दीदी ने जो बताया सही, 2:1। ठीक है कृष भाई, तो आज कृष का गलत हो गया पहला ही सवाल। ठीक है, तो ऑनलाइन के भी कुछ चीज़ों का गलत हो गया था पहला सवाल। ठीक है चलो ओके। चलो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है थ्योरी का, वो हमसे पूछ सकता है, वो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में मुझे डिफरेंस बताओ। तो ये 3 नंबर तक का आपसे एक सवाल पूछ लेगा। तो आप 3 इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ज़रूर लिखना। तो जैसे देखो पहला तो हो गया कि भाई ये इसका मीनिंग क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो होता है जब हम एडमिशन के टाइम पर निकालते हैं, जब नया पार्टनर आता है। और गेनिंग रेशियो जो होता है वो हम निकालते हैं जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, रिटायरमेंट या डेथ में, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, ताकि हम पीएफजी को, कल पढ़ा था ना एडमिशन में, पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो आउटगोइंग पार्टनर को उनका शेयर ऑफ गुडविल दे सके। तो मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके लिखनी पड़ेगी। बाकी फॉर्मूला लिख देना, तीसरा डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट, सैक्रिफाइसिंग का लिख देना ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग का लिख देना न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा का आएगा नहीं, तो ये डिफरेंस हो गया सिंपल। ठीक है, तो ये थ्योरी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग गुडविल की और वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन तो खैर आपको आती है, उसकी तो टेंशन है नहीं। अब अकाउंटिंग कैसे करनी है उसको देख लेते हैं एक बार रिटायरमेंट के अंदर। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जो हमें छोड़ के जा रहा है, आपको उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो उसका शेयर आप कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ गुडविल जो दे रखी होगी इनटू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, बस। तो वो उसका गुडविल का शेयर निकल जाएगा। अब एंट्री कैसे करते हैं वो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है आप उसे पे करोगे तो इसीलिए उसको क्रेडिट कर दो। क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके गेनिंग रेशियो में उस अमाउंट को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो आपकी एक कॉन्सेप्चुअल एंट्री बन गई, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। और अगर बाय चांस इत्तेफाक से कोई सैक्रिफाइस कर दे तो फिर उसको क्रेडिट में चिपका देना, इफ एनी, अगर कोई होगा तो। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो क्या करना है, तो राइट ऑफ करना है। वो हमने कल पढ़ा था तो वो सेम ही है। तो अब एक प्रश्न करेंगे इसका आपके साथ, फिर देखते हैं कि क्या है। चलो, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, बुक नहीं खोलनी है ना, हाँ यहीं से करना है। तो मैं पढ़ूंगा, बस आपको करना है। ए, बी एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 14:5:6। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 14:5:6। बी रिटायर्स एंड गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन। बी हमें छोड़कर चला गया और उसने अपना 5/25 अपने शेयर का अर्जुन को दे दिया, एंड रिमेनिंग टू नकुल, और बचा हुआ नकुल को दे दिया।
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, तो आप पहले गुडविल निकाल लोगे खुद। उसने लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 30,000। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म 75,000, तो इसका क्या करेंगे, राइट ऑफ। फिर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। कह रहा है भीम के जाने के बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, तो कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ मुझे गुडविल की भी और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अरे वाह, तो मतलब उसकी भी एंट्री मांग रहा है। तो ये 4 नंबर तक का मतलब क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आपको 2 तो गुडविल की एंट्री करनी पड़ेंगी और 1 अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की करनी पड़ेगी, मतलब टोटल 3 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ तो आप भी करो तो आप गुडविल की पहले करो, करके देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं, है ना, बिना किताब से देखे ट्राई करना है क्वेश्चन, तभी फायदा है देखो पढ़ने का। चलो तो देख लेते हैं, है ना, लेट्स सी। तो देखो एक बार, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है आपकी, देखो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की हो गई, तीनों पार्टनर्स डेबिट, ओल्ड रेशो में 2 गुडविल, ये तो सही है, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटायरिंग पार्टनर जो है भीम, उसे आपने क्रेडिट करा, है ना, उसका शेयर है 10,000, राइट। और गेन कौन कौन करेगा, अर्जुन और नकुल, तो अर्जुन और नकुल को डेबिट करेंगे और उनका गेनिंग रेशो क्या बनेगा, क्योंकि पहले उनका रेशो क्या था, न्यू रेशो था और माइनस ओल्ड रेशो था, तो वो करके इनका गेनिंग रेशो कितना आ रहा था, 1:4 आएगा। मतलब अगर निकाला है तो वेल एंड गुड, नहीं निकाला तो यही आएगा। तो आप 10,000 को 1:4 में बांट दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरी एंट्री जो है वो 1 साल बाद की है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का वो अर्जुन और नकुल को मिल जाएगा उनके नए रेशो में। तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 2 अर्जुन 2 नकुल, और न्यू रेशो है उनका 3:2। चलो सही है, बच्चे कह रहे हैं ओके, ठीक है, तो सही है, समझ आया आपको। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन तो बिल्कुल हॉट, सुपर हॉट है, वो और करते हैं इसी वैरायटी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं, ये भी करना सब बच्चे। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 4:3:1। 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:1 इनका रेशो है। B retired, giving his share of profit to A and C for ₹8100। अब B जो है वो रिटायर हो गया और B ने अपना शेयर A और C को 8100 में दे दिया, कॉमा 3600 being paid by A and 4500 by C। 3600 रुपये ए ने दिए और 4500 सी ने दिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट, फिर वही बी के रिटायरमेंट के बाद 1 साल बाद, मतलब बी के जाने के बाद प्रॉफिट वॉज 10,500। तो इसमें भी वही काम करना है जो ऊपर करा आपने। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। अब ये बताओ कि उसने ऐसे दे रखा है ना कि 3600 ए ने पे करे, 4500 सी ने पे करे, इसका मतलब इससे क्या पता लगेगा, ये गेनिंग रेशियो है, राइट। तो ये इनडायरेक्टली ये पता लगता है गुडविल की एंट्री कि ये गेनिंग रेशियो है, तो मतलब 4:5 गेनिंग रेशियो है, क्योंकि गुडविल की एंट्री में जब हम ए को और सी को डेबिट करते हैं तो वो किस रेशियो में करते हैं, गेनिंग रेशियो में। तो ये अमाउंट्स हमें गेनिंग रेशियो बता रहे हैं इनडायरेक्टली, 4:5। तो अब आप न्यू रेशियो निकालो, 2:1। सही सही है। तो देखते हैं, देखो पहली एंट्री तो गुडविल वाली जो दे रखी है, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, है ना, तो बी ने अपना शेयर 8100 का बेचा था। अभी दूसरी वाली चाहे आप छोड़ दो,
तीसरी वाली अभी छोड़ दो, वो बाद में बताता हूँ। और न्यू रेशो जो आपने निकाला 2:1, बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट को जब आप न्यू रेशो में बांटोगे 2:1 में, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A to C, है ना। बाकी बीच में दो एंट्रियां क्या हैं वो बता देता हूँ। पहली एंट्री तो उसने कहा था कि A और C नेसेसरी कैश लेकर आ रहे हैं, तो अब B हमें छोड़ के जा रहा है, तो B को कितने रुपए देने हैं हमें? 8100। तो वो 8100 कौन दोनों ला रहे हैं? देखो A और C। तो A अपने घर से 3600 लाया और C अपने घर से 4500 लाया, तो ये एंट्री उसकी है। और फिर हम B को पे कर देंगे, तो B को पे करने की क्या एंट्री दे रखी है? B डेबिट टू कैश 8100, तो ये B को पे करने की एंट्री। तो ये दो एंट्री मतलब आपको इस सवाल में अतिरिक्त इसलिए करनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो पहले गुडविल की एंट्री, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के न्यू प्रॉफिट की एंट्री, बाकी दो एंट्री पेमेंट की। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ठीक, कृषि दरवाजा बंद कर दो। अब इसके बाद है जी अगला टॉपिक, उसका नाम है हिडन गुडविल। रिटायरमेंट के अंदर भी हिडन गुडविल हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब क्वेश्चन ये वाला, उसके थ्रू ही सिखा देंगे आपको। तो ये पढ़ते हैं कि हिडन गुडविल कैसे होती है। तो इसमें लिखा है A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:3। C retires and his capital after making adjustment for reserve and gain on revaluation is 2,20,000। तो देखो C हमें छोड़ के जा रहा है और उसका शेयर बन रहा है 2,20,000। अमल एंड बिमल एग्री टू पे हिम 2,50,000, लेकिन अमल और बिमल कह रहे हैं, अमल और बिकी कह रहे हैं कि हम तुम्हें 2,50,000 रुपये देंगे। तो बस आपको यही देखना है कि सी का जो है वो अमाउंट वैसे 2,20,000 रुपये बन रहा है, पर फिर भी ए और बी उसे 2,50,000 रुपये दे रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं? तो 30,000 जो है वो उसको एक तरह से गुडविल की वजह से ही दे रहे हैं। तो ये हिडन गुडविल का शेयर पता लग जाता है बस। बाकी कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। तो एक बार जल्दी से करना गुडविल की एंट्री। तो मतलब क्या है गेनिंग रेशियो? 1:5। सही, ठीक है। तो देखो 1:5 गेनिंग रेशियो आएगा ना, तो एंट्री वही बनेगी A डेबिट B डेबिट टू C। लेकिन C का देखो वही शेयर समझ गए, 30,000 जो था वो हिडन गुडविल का हमें पता लग गया। तो क्लियर है? नहीं, इसमें कोई हिडन गुडविल का स्टेप नहीं होता, इसमें सीधा आपको अमाउंट देगा। हाँ, हिडन गुडविल ही मतलब लमसम में पता चल जाएगी डायरेक्टली। तो इनका देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में भी ऐसे ही पता चल गया कि 30,000 रुपये जो है वो हिडन गुडविल है। चलो, उसके बाद मैंने कहा था कि हमें रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ना, रिजर्व नहीं पढ़ने, फिक्टिशियस एसेट, वो सब सेम है सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब रिटायरमेंट में अगली चीज़ जो पढ़ने वाली है हमारे वो ये कि जो रिटायरिंग पार्टनर है जो हमें छोड़ के जा रहा है, हम उसे क्या क्या चीज़ें देते हैं। तो देखो वेरी सिंपल, उसका जो भी कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है भाई। तो रिटायरिंग पार्टनर को हमें उसका प्रॉफिट देना है रिवैल्यूएशन का, फिर जो भी रिजर्व का शेयर है वो देना है, गुडविल का शेयर है वो देना है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट ये भी देखेंगे आगे, अगर प्रॉफिट है तो वो देना है, कोई सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो वो देना है, बाकी क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है या क्या क्या चीज़ें उसके क्लेम को कम करेंगी डेबिट साइड में। अगर कोई कैपिटल या करंट का डेबिट बैलेंस है तो माइनस, ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो माइनस, अगर उसने कोई लोन ले रखा है फर्म से तो वो भी डेबिट में आ जाएगा, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस का शेयर है वो भी डेबिट में आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन लॉस है तो वो भी डेबिट में आ जाएगा। फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है
उसके कैपिटल अकाउंट में जो पैसा बच जाता है बैलेंस, वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके लोन अकाउंट में। तो ये एंट्री बन जाती है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई मुझे लोन अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो मैं भी आपसे वही पूछूंगा कि मुझे लोन अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो पढ़ते हैं ये, फिर देखते हैं। X, Y एंड Z वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 3:1। Z रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। मतलब सब कुछ करने के बाद उसके कैपिटल में 1 लाख रुपए हैं। Z इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 31 मार्च 2019 along with interest at 10% पर एनम। तो ये स्टोरी समझ गए आप। तो हमें Z को जो 1 लाख रुपए देने हैं ना, वो हम एक साथ नहीं देंगे, 4 बराबर किश्तों में देंगे, और उन 4 किश्तों में हम साथ ही साथ 10% उसको इंटरेस्ट भी देंगे। तो अब आपको Z का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी बनाओ, यहाँ पे भी बच्चे बना रहे हैं। Z का लोन अकाउंट टिल इट इज़ पेड। हाँ, तो एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। डन, ठीक है शिवी का। देखो, सबसे पहले तो हम जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लिखेंगे बाय Z कैपिटल। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो आप इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बोली थी ना एनुअल, तो अगर आप इसके 4 पार्ट करोगे तो कितना हो गया, 25 ईच। तो इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल जो है वो 25, 25, 25 और 25 मतलब 4 किश्तों में हो गई। इधर भी 25 है। अब आप पहले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो जैसे सबसे पहले आपने लिखा बाय Z कैपिटल 1 लाख, फिर स्टेप 2 में हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट। तो इस 1 लाख पर इंटरेस्ट निकाल दो, कितना आएगा, 10,000। तो वो आ गया 10,000। फिर स्टेप 3 के अंदर हम पेमेंट करते हैं, तो हम लिखते हैं टू बैंक। उसमें प्रिंसिपल भी यानी 25,000 प्लस इंटरेस्ट भी 10,000, दोनों को जोड़कर कितना पे कर देंगे, 35,000। ठीक है जी। तो भाई क्लियर है सब बच्चों का, यही था पहली इंस्टॉलमेंट 35। तो आपका बैलेंस बच जाएगा 75 बस। फिर ये नेक्स्ट ईयर आप लिख दोगे बाय बैलेंस PD। देन अगेन वही स्टेप 1 75, फिर स्टेप 2 10% इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे 75। देन स्टेप 3 पेमेंट करेंगे टू बैंक, तो 25,000 प्रिंसिपल प्लस 75 इंटरेस्ट, कितना आ गया 32,500 दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो आपका बैलेंस बच जाएगा 50,000। देन नेक्स्ट ईयर फिर से वही 50,000 को लिख देंगे बाय बैलेंस BD स्टेप 1, फिर उस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे स्टेप 2, वो आएगा 5,000। फिर आप पेमेंट करोगे टू बैंक स्टेप 3 प्रिंसिपल प्लस 5,000 इंटरेस्ट, तो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई 30,000। तो बैलेंस बच गया 25,000। और फिर लास्ट ईयर में बाय बैलेंस BD 25,000 स्टेप 1, फिर उसका इंटरेस्ट निकाल लिया 2,500, और फिर आपने पेमेंट कर दी स्टेप 3 प्रिंसिपल 25,000 प्लस इंटरेस्ट 2,500। तो कितनी पेमेंट हो गई 27,500। ठीक है, तो क्लियर है, मतलब कोई डाउट दिक्कत तो नहीं। चलो, तो अब एक और करके दिखाओ इसी तरह का, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses equally. Z retired from the firm after adjustment। एक बच्चा कह रहा है 27,500 पे मैच नहीं हुआ, मैच तो हो गया, ये भी 27,500, ये भी 27,500। आफ्टर इज एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख, मतलब फिर से वही बात, 1 लाख रुपए बच गए। Z इज टू बी पेड, अब Z को हम क्या पे करेंगे, 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 2 किस्तों में पे करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ ₹37,500 ईच, और इंस्टॉलमेंट जो है वो 37,500 रुपये ईच है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। कह रहा है जिसमें ब्याज भी है,
10% का इंक्लूडेड, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, और जो भी बच गया बैलेंस ब्याज समेत वो तीसरे साल पे करना है। तो मतलब थोड़े से उसने ट्विस्ट कर दिया, मतलब ऐसा समझ लो, मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि 1 लाख रुपए मुझे देने, तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट तो मैं 37,500 दे रहा हूँ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो भी होगा, और फिर जितना बच गया वो कह रहा हूँ थर्ड में ले लेना। ठीक है, तो अब बनाना है अकाउंट। चलो तो अब आप बनाओ। ठीक है, तो अब देखो क्रिश कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो बाय जेड कैपिटल ये लिखा है 1 लाख, स्टेप 1, ओके। फिर इस पर 10% ब्याज लगा, स्टेप 2, बाय इंटरेस्ट 10,000। फिर स्टेप 3 पेमेंट करेंगे टू बैंक। अब मज़ेदार बात यह है कि इस बार बस वो गिवन है, उसने खुद बताया 37,500, तो हम सीधा लिख देंगे टू बैंक 37,500। ठीक है, तो हमारा बैलेंस बच गया पहले साल 72,500। ठीक है, ऑनलाइन वाले चीतो आपका भी यही है। तो ये बैलेंस अगले साल फिर वही बाय बैलेंस BD स्टेप 1, फिर स्टेप 2 उस पर लगा देंगे 10% इंटरेस्ट, वो आया 7250। फिर उसके बाद स्टेप 3 पेमेंट करेंगे। अब वो गिवन ही है कि दूसरे साल भी हमने कितनी किस्त पे करी, 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये गिवन था। तो आपका बैलेंस दूसरे साल बच गया 42,250। तो 42,250 बाय बैलेंस BD स्टेप 1, बाय इंटरेस्ट स्टेप 2। अब तीसरी किस्त उसने गिवन नहीं कर रखी थी, तीसरी कह रहा था कि बस जो बैलेंस बच जाए अपने आप पे कर देना। तो वैसे तो जितना बचा वो अपने आप पे कर दो बस बैलेंस। तो वो आप देख लो यही आ रही है 464675। ठीक है, तो ऑनलाइन में भी यही भेजी थी बच्चों ने। तो क्लियर हो गया, तो सब बच्चों को बिल्कुल ओके है, डन। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक और कर लो बस इसका। ये तो लिख लो भाई 31 मार्च 2023। तो एक क्वेश्चन लीक करवा के आपके लिए स्पेशल, तो इसको पढ़ लेते हैं। PQNR वर पार्टनर्स वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:1। Q रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ठीक है, Q रिटायर हो गया। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,20,000। 2,20,000 का बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल। Q इज टू बी पेड 60,000 बाय चेक इमीडिएटली। 60,000 रुपये तो आप उसको अभी के अभी दे दोगे। एंड बैलेंस जो बच गया, कितना बचा, 160 बचा। तो 160 को आप 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में दोगे। सेमी एनुअल मतलब 6 महीने बाद। तो 1,60,000 को 4 से भाग देना, कितनी हुई, तो 40, फिर 6 महीने बाद 40, फिर 6 महीने बाद 40, फिर 6 महीने बाद 40। लेकिन ये तो प्रिंसिपल है, अलॉन्ग विद साथ में क्या, इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। चलो तो ये वाला और बना दो बस। अगर ये सही बना लिया तो मतलब बोर्ड्स में 100 नंबर पक्के। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी, ठीक है, और दूसरी, वेरी गुड। हाँ, तो पहले मैं फर्स्ट ईयर तक दिखा देता हूँ। चलो तो देखो वेरी सिंपल है। सबसे पहले तो आपने वही लिखा बाय Q कैपिटल स्टेप 1 1,60,000। फिर उस पर इंटरेस्ट निकालोगे स्टेप 2, लेकिन इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा, सिर्फ 6 महीने का। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आप पहली किस्त पे कर दोगे। तो टू बैंक 40,000 प्रिंसिपल और 8,000 का इंटरेस्ट, तो 48 आपने पे कर दिया। फिर उसके बाद अभी क्लोज नहीं करना अकाउंट, क्योंकि अभी साल नहीं ख़त्म हो, अभी 6 महीने और है ना। तो फिर ये दोबारा से 6 महीने बाद इंटरेस्ट दोबारा लगेगा। तो इसको हम स्टेप मतलब 2 ही कह देता हूँ, दोबारा से इंटरेस्ट लग गया, या स्टेप 3+1 कह लो। तो दोबारा से इंटरेस्ट जो लगेगा वो अब 1,20,000 पर लगेगा 6 मंथ्स का, क्योंकि आपने एक पेमेंट कर दी। तो अब रिमेनिंग इंटरेस्ट किस पर लगेगा, सिर्फ 1,20,000 पर 6 महीने का। और फिर आप जब दूसरी किस्त पे करोगे तो देन अगेन टू बैंक 40,000 प्रिंसिपल प्लस 6,000 का इंटरेस्ट। तो आपका पहले साल के एंड में बैलेंस बच गया 80। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वही बाय बैलेंस BD 80,
तो पहले आप 80,000 पर इंटरेस्ट निकालोगे 6 महीने का 4,000, फिर अपनी किस्त पे कर दोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर उसके बाद दोबारा इंटरेस्ट निकालोगे सिर्फ 40,000 पर 6 महीने का, वो आएगा 2,000। तो फिर आप अपनी चौथी किस्त भी पे कर दोगे, चौथी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 42 बनेगी। तो क्लियर है सारी वैल्यूज, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो लोन अकाउंट में जो भी क्वेश्चन आएगा अगर, तो इतनी ही वैरायटी तक का आ सकता है। मैंने तीनों वैरायटी कवर करवा दी, इसलिए जानबूझ के कोई छोड़ा नहीं। एक में सेमी एनुअल आ गया, एक में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, गिवन इंस्टॉलमेंट होगी, और एक सबसे आसान होगा, वो मतलब आ गया तो फिर तो बच्चा बच्चा गली का कर ही लेगा। ठीक है, क्वार्टरली भी आ सकता है। तो अगर क्वार्टरली आएगा तो यही क्या हो जाता, 3-3 महीने में, एवरी 3rd मंथ। वीकली भी आ सकता है, डेली भी आ सकता है, रोज किस्त दे रहे हो, है ना, वो सीए फाइनल में आएगा फिर डेली। मतलब अभी आपके लिए नहीं है रेलिवेंट, तो आपको चिंता की बात नहीं है। हाँ, 6 महीने तक आ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टर। अच्छा चलो, तो ये क्लियर हो गया लेकिन लोन का खेल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये हम अच्छे से देख लेते हैं, खासकर रिटायरमेंट का, क्योंकि रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो किताब के अनुसार इसमें टोटल 5 केसेस हैं अलग अलग, ए बी सी डी ई। तो पहले अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ के ये बता देता हूँ कि किस में क्या फ़र्क होता है। ए में लिखा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, मतलब आपको नई फर्म की टोटल कैपिटल पता होगी। सी जो है वो वैसे ए ही है, लेकिन बस एक छोटी सी लैंग्वेज की वजह से वो अलग सी में दे रखा है। सी में लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। तो एक तरह से वो तो हमें पता ही होगी ना कि कितनी है, तो वो भी मतलब गिवन ही हो गई। तो सी और ए आप समझो एक ही चीज़ है। ठीक है, बी में हमें गिवन नहीं होती। बी में लिखा है एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब इसमें हमारे पास न्यू कैपिटल नहीं होगी और हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को ही न्यू रेशियो में करना होगा। ठीक है, तो ये अलग हो गया। और डी और ई जो है ये स्पेशल हैं थोड़े से, मतलब और ज़्यादा, और ई तो उसमें ज़्यादा ही स्पेशल है। डी में ये लिखा है कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर को हम कोई अमाउंट पे करेंगे, पहली बात तो ये, और वो अमाउंट ब्रॉट बाय का मतलब होगा कि लेकर आएंगे पुराने पार्टनर्स, और उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाएगी। तो डी में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ई में भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सेम है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे, जो कैश है वो पुराने पार्टनर्स लेकर आएंगे और कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, और साथ में एक बात और चिपका देगा कि हमें कैश बैलेंस कितना बचा के रखना है। तो मतलब इस तरह से रिटायरमेंट में 5 अलग अलग केसेस होंगे। ठीक है, तो हम पांचों के देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, 1 बाय 1। तो पहले नंबर 1 वाला देख लेते हैं, सबसे सिंपल। तो ये बस आप मेरे साथ देखना, इसमें लिखा है अरुण, तरुण एंड वरुण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तरुण रिटायर ऑन 1 अप्रैल, ऑन द डेट अरुण, तरुण, वरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज टू डेट। तीनों की कैपिटल इतनी 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 है रेस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड एट 28,000 बिटवीन ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन 5:3। तो देखो ये कौन सा केस बन गया, ए पहला वाला, कि आपको टोटल कैपिटल फर्म की पता है। बस फिर वो कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये देखो बहुत सिंपल है, स्टेप्स बता देता हूँ। आपको नई कैपिटल 28,000 पता ही है, उसे आप 5:3 में बांट दो, तो वो कितनी आ जाएगी, 17,500 और 10,500। तो इसका मतलब है ये वो कैपिटल है जो इनकी होनी चाहिए। उसके नीचे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है जो अभी उनकी ऑलरेडी है वो गिवन है 19,650 और 9,150। तो इसका मतलब अरुण जो है, अरुण को क्या करना चाहिए,
अरुण की अगर अभी कैपिटल 19,650 है और होनी चाहिए 17,500, तो वो 2,150 रुपये क्या कर लेगा, ले जाएगा, यानी विड्रॉ कर लेगा। और वरुण की कैपिटल होनी चाहिए 10,500, लेकिन अभी सिर्फ 9,150 है, तो वो इसका मतलब इतने रुपए और लेकर आएगा, वो ब्रॉट करेगा। तो अब विड्रॉ वाले की एंट्री बताओ और ब्रॉट वाले की एंट्री बताओ। हाँ, विड्रॉ वाले की एंट्री हो गई ए डेबिट टू कैश और ब्रॉट वाले की एंट्री हो गई कैश डेबिट टू वरुण। तो क्लियर हो गया केस, सिंपल। इसमें लिखा है X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio 4:3 Y retired on 1 April, on which date capital of X, Y, Z after all adjustments were ये। तो तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है respectively. Capital of the reconstituted firm will be readjusted by bringing or paying amount, so the future capital of X and Z will be in profit sharing ratio. तो अब इसमें देखो ये दे रखा है कि कैपिटल जो है वो रीएडजस्ट कर दो एक्स और जेड के बीच में उनके फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन इसमें न्यू कैपिटल तो नहीं बताई। तो ये कौन सा केस हो गया, मतलब केस 2B वाला हो गया। क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल कैपिटल निकालने के लिए बस जो एक्स और जेड हैं उन दोनों के बैलेंसेस को जोड़ लेंगे। जैसे एक्स का बैलेंस है 65,800, जेड का बैलेंस है 33,800, तो हम उन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल कैपिटल पता लग जाएगी, कितनी आ गई 99,600। उसके बाद फिर वही स्टेप्स रहेंगे सेम। आप इस 99,600 को न्यू रेशो में बांट दो, तो इसका मतलब ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। और एग्जिस्टिंग जो गिवन है कैपिटल वो हमें दे ही रखी है 65,800 और 33,800, तो इसका मतलब उस हिसाब से एक्स जो है उसको 600 रुपये क्या करने पड़ेंगे, ब्रॉट करने पड़ेंगे, और Z जो है वो 600 रुपये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बोलो ब्रॉट वाले की कैश डेबिट टू X और Z की विड्रॉ की Z डेबिट टू कैश। ठीक है, तो क्लियर हो गया केस B भी। उसके बाद केस C जो था वो मैंने कहा था वो एक ही तरह ही है, तो बस इसलिए उसको मैंने एक छोटे से क्वेश्चन का डेमो दिखाने के लिए लगाया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। तो अब आप ये देख लो कि बैलेंस शीट में रिटायरमेंट वाले दिन इन तीनों की कैपिटल क्या है, 7 लाख। तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली बस उसने ये बता दिया कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी लेनी है हमें, 7 लाख। तो बस ये फिर एक तरह से फिर आपका केस ए ही बन गया। तो आपको नए फर्म की कैपिटल पता है 7 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद डी, ये इंपॉर्टेंट है केस डी, इसकी अंग्रेजी पढ़ना। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:7। ऑन 1 अप्रैल नरेश गेव नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। David and Aslam decided to share future profits in the ratio 2:3. The adjusted capital of David and Aslam show a balance of ये and ये. The total amount to be paid to Naresh is ये. ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सिंपल है। आगे देखो उससे पता चलता है This amount is to be paid by David and Aslam. इसका मतलब ये पैसा डेविड और असलम अपने घर से लाएंगे, और किस तरह से लाएंगे, in such a way their capitals become proportionate. इस अंग्रेजी से हमें पता लगता है कि ये जो है कौन सा केस है, केस मतलब डी वाला या 3 वाला। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप देखो। इसमें टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है उसे फोकस करना। जो भी ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, मतलब जो तीनों पार्टनर्स का बैलेंस बच रहा है वो तीनों को आपको ऐड करना है। तो तीनों को ऐड करते ही आपको पता लग जाएगी टोटल कैपिटल, वो आ गई 194। और उसके बाद बस फिर वही सेम स्टेप, 194 को न्यू रेशो में डिवाइड कर दो 2:3। तो इसका मतलब ये वो कैपिटल है जो होनी चाहिए, और अभी एग्जिस्टिंग कितनी कैपिटल है वो गिवन है 33,000 और 70,500। तो इसका मतलब डेविड को कितने रुपए ब्रॉट इन करने पड़ेंगे, 44,600, और असलम को कितने रुपए ब्रॉट इन करने पड़ेंगे, 45,900। तो दोनों को ही ब्रॉट करने पड़ते हैं।
तो क्या एंट्री बनेगी ब्रॉट की? कैश अकाउंट डेबिट टू डेविड और टू असलम। क्लियर हो गया स्टेप? तो देखो एंट्री कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू असलम। समझ गए खेल? और जो नरेश रिटायरिंग पार्टनर है उसे हम पे कर देते हैं, तो उसको पे करने की एंट्री बन गई नरेश डेबिट टू बैंक। मतलब आपको स्टेप सिंपल याद रहेगा ना। और ई केस सबसे घातक, लैंग्वेज सेम ही होती है। एक बार देखो, XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2. Y retired on 31st March. On that date, capital of X, Y and Z after all adjustments were. तो देखो तीनों के बैलेंस दे रखे हैं 43,200, 36,600, 11,200 respectively. कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31st मार्च वर 4,000. अब ये जो बैलेंस होता है कैश का, इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस. Y इज टू बी पेड थ्रू चेक थ्रू कैश. तो Y जो है रिटायरिंग पार्टनर, उसे पे करना है. ब्रॉट बाय X एंड Z इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट. तो देखो वही लैंग्वेज हो गई. देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वॉज टू बी 3:2. Calculate the amount to be paid and brought in by continuing partner if minimum cash and bank balance of 3,000 was to be maintained. तो ये लाइन वो और ऐड कर देता है कि हम चाहते हैं कि कम से कम 3,000 रुपए रिक्वायर्ड हमारे पास बचा रहे. पहले केस क्लियर हो गया. तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल का? हाँ बिल्कुल सही. तो मतलब शॉर्ट में बताऊं तो जो x का बैलेंस बचे, जो मतलब y है, y का बैलेंस बचे और जो z का बैलेंस बचे, मतलब आप तीनों के जो बैलेंस बच रहे हैं पहले उन्हें जोड़ लो, है ना. लेकिन इसे टोटल कैपिटल नहीं कहेंगे. इसे जोड़ने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये कि एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को माइनस करना है और रिक्वायर्ड कैश बैलेंस को ऐड करना है. तो आप देखो 90,000 के अंदर मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड कैश बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा. इस बात का हमें ध्यान रखना है. हालांकि वो इन्होंने शॉर्टेज ऑफ कैश करके दिखा रखा है तो ऐसे मान लो, लेकिन मतलब इन नटशेल लिख देता हूं. आप x, y प्लस z तीनों के बैलेंस को जोड़ोगे प्लस रिक्वायर्ड जो कैश बैलेंस है उसे जोड़ोगे और माइनस करोगे जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है वो. तो बस ये करते ही आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल. मतलब आप ऐसे याद रख लेना. तो तीनों के बैलेंस को जोड़ लो प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस जोड़ लो माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कर दो तो आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा. उसके बाद वही सेम स्टेप, उस टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना. गिवन कैपिटल हमारे पास होगी ही, तो हमें पता लग जाएगा कि x कितना ब्रॉट करेगा 10,800 और z कितना ब्रॉट करेगा 24,800. तो बस ब्रॉट की एंट्री आपको बताइए. ठीक है, तो क्लियर है? कोई भी केस में डाउट दिक्कत तो नहीं? आपको स्टेप याद रखने हैं बस. हाँ, केस 3 में वो करंट अकाउंट भी कर सकता था, यानी कि जो ये वाला केस था, मतलब ये वाला केस डी और ई, इनमें करंट अकाउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कैश ही लाना पड़ेगा. हाँ, जो वो वाला था बी वाला, ये वाला, इसमें हो सकता है वो करंट अकाउंट बोल दे. हाँ, इनमें करंट अकाउंट हो सकता है, इसमें तो कैश ही होगा. बिल्कुल हाँ. तो डी और ई वाले मतलब इस केस 3 के अंदर तो कैश ही होगा. बिल्कुल, इसमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं होगी. ठीक है, स्टेप क्लियर हुए? चलो, तो एक करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट का मतलब मैंने ऐसी क्वेश्चन लगा दिया जैसे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, तो वो बस मैं ऐसे दिखाने के लिए दिखा देता हूँ कि जैसे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा तो आपको लास्ट में देखो इसमें दे देगा कि कैपिटल ऑफ L एंड M वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो कौन सा केस है ये? वही 2 वाला. लेकिन लिखा ये है फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी ओपन. तो जो आप पूछ रहे थे वो इसमें ये आई गया. तो इसमें एडजस्टमेंट तो वैसे ही करनी है जैसे करते हैं हम, लेकिन कैश के थ्रू नहीं करनी. किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट के थ्रू. तो मतलब जो हमने कल भी डिस्कस करा था, आई होप याद होगा. तो इसमें आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपको क्या लिखना पड़ेगा?
करंट अकाउंट, है ना। जो बैलेंसिंग फिगर बचेंगे वो क्या लिखने पड़ेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट से कर रहे हैं। और अगर बुक कुछ ना बोलता तो कैश लिखते हैं, तो कैश ब्रॉट इन या विड्रॉ हो जाता, ठीक है ना। बाकी ये भी आपको याद होगा कि ये नीचे फिसल जाते हैं, तो इसीलिए आपको बैलेंस शीट में देखो नज़र आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, इन केस आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलो एक छोटा सा एंट्री करने का क्वेश्चन है, ये 1 या 3 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है, तो एक बार करो, छोटा सा बस एंट्री करनी है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी करेंगे। Rakesh, the retiring partner, is to be paid 4,50,000 in settlement of his claim. The continuing partner A and B give him furniture of 80,000. ठंड लग रही है, ठीक है, तो आगे आ जाओ, वहाँ पे लगेगी ठंड। Vehicle of 1,40,000 and 30% of the investment and transferred the balance amount of 188 to his loan account. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बस एक ही एंट्री करनी है, तो वैसे तो एक ही नंबर का आएगा, एग्जाम में 3 भी गलत ही लिखा, एक ही नंबर का ही आएगा, एक एंट्री करनी है। चलो करो, तो ऑनलाइन वाले चीते भी करो भाई, ठीक है। तो ऑनलाइन बच्चों का तो हो गया, ठीक है, सही। तो बस आपको यही करनी थी एंट्री। तो राकेश डेबिट 4,50,000, तो आपने फर्नीचर दिया वो तो वैल्यू गिवन है, व्हीकल दिया वो भी वैल्यू गिवन है, 188 लोन में डाल दिया वो भी वैल्यू गिवन है। तो आपको ये पता लग गया कि इन्वेस्टमेंट कितने की दी होगी, वो बैलेंस पता चल गया 42। लेकिन उसने एक चीज़ और पूछी थी, पता नहीं आप में से कुछ बच्चों ने देखा कि नहीं, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कह रहा है ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट वैसे थी कितने की। तो उसने ये लाइन ऊपर दे रखी थी कि 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसने लिया है। तो अगर उसने 42,000 लिया है जो 30% है, तो आपको पूरी वैल्यू निकाल के बतानी है कि पूरी कितनी होगी। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 42,000, तो आप उससे x निकाल लोगे 1,40,000। तो मतलब ये भी देखो उसका क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल था, 1,40,000। समझ गए क्वेश्चन का स्टाइल। तो ये मतलब बढ़िया यूनिक क्वेश्चन था, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, ठीक है, फटाफट करेंगे, आज हमें तेज़ करने पर फोकस करना है। तो क्या लिखा है देखो जी, ABC are partners in a ratio 3:4:2. B wants to retire from the firm. Profit on revaluation on that date was 36,000 रुपये. New ratio of A and C is 5:3. Profit on revaluation will be distributed as, बताओ जी। तो कैसे बटेगा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के कितना आएगा? 12,000, 16,000 और 8,000। तो ऑप्शन डी ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन 2, XYZ वर पार्टनर्स, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं XYZ। ऑन 30 जून 2019 वाई रिटायर, तो वाई रिटायर हो गया। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज़ गिवन एज, तो उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। तो बेसिकली 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू है 80,000 और एक इन्वेस्टमेंट का मटका है 10,000 का। तो कह रहा है जर्नल एंट्री बताओ, तो बताओ भाई। IFR की जर्नल एंट्री आपको सिखा रखी है कि भाई इस केस में क्या होगी। सी कहाँ है? ठीक है, मतलब ये कह रहे हो IFR डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000
टू इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है, तो सही कह रहे हो, क्योंकि 20,000 की गिरावट हुई है ना इन्वेस्टमेंट में, और मटका है सिर्फ 10,000 का, तो मटका तो फोड़ देंगे 10,000 से, और जो एक्स्ट्रा गिरावट हुई वो नुकसान कहाँ डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन में। तो यही याद आ गया सबको केस, है ना, तो सी बिल्कुल सही। उसके बाद थर्ड, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो, ये क्या दे रखा है डरावना सा, 1/9, 1/3 और 5/9, ठीक है। Z रिटायर्स, और Z रिटायर हो गया, एंड सरेंडर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X, और Z अपना 3/4 शेयर X को देकर चला गया, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Y, बचा हुआ Y को दे दिया। तो कैलकुलेट न्यू रेशो, तो नया रेशो आप निकालो, एंड गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो मैं बताऊंगा। तो मेरा तो आ गया बच्चों गेनिंग रेशो 3:1। चलो ठीक है, चौहान साहब सही है, गेनिंग रेशो गलत तो नहीं है, चलो ठीक है। अब नया रेशो निकाल लेते हैं, आ जाओ साथ साथ ही निकाल लेते हैं। XYZ, तो तीनों के ही लिख लो पहले। X का था 1/9, Y का था 1/3, Z का था 5/9, ठीक है। तो सॉल्व मैं कर दूंगा, स्टेप बताओ। Z छोड़कर चला गया तो क्या करें हम, अब Z का शेयर किन्हें दे दोगे आप, X को और Y को दे दोगे, तो X और Y के आगे आप Z का शेयर जोड़ लो, 5/9, 5/9। लेकिन कितना कितना दोगे, दोनों को कितना कितना मिलेगा, हाँ, X को मिलेगा 3/4 और Y को मिलेगा 1/4, ठीक है। तो ये गणित सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 19/36 और 17/36, यही आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। तो बस, तो नया रेशो आ गया 19:17। गेनिंग रेशो तो फॉर्मेलिटी के लिए दिया था, वो तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल गया, 2:1, सॉरी 3:1, क्योंकि 3/4 X को मिल रहा है, बचा हुआ Y को मिल रहा है, तो इसका मतलब 3:1। चलो ठीक है, तो ओके, ये तो सिंपल। उसके बाद जी नंबर 4, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1/4, 2/5, 7/20। A retires and his share is taken up by B and C in the ratio 1:2. Calculate new ratio. चलो तो करो, ये भी सॉल्व करो, रेस लगाते हैं। शिवांश कौन जल्दी करेगा। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तीनों का लिख लो शेयर, 1/4, 2/5 और 7/20। अब कौन रिटायर हो गया, A, तो A का शेयर आप किसको दे दोगे, बताओ, B और C को। तो B और C दोनों के आगे जोड़ लो, 1/4, 1/4, लेकिन किसको कितना मिलेगा बताओ, B को कितना मिलेगा, 1/3 और C को 2/3। ये गणित सॉल्व करें, तो 2/5 प्लस 1/12, तो ये आ रहा है 29/60, और 7/20 प्लस 2/12, तो ये आ रहा है 31/60। देयरफॉर नया रेशो आ गया 29:31। ठीक है, जिसको डाउट हो वो कर लो सॉल्व, जिसको मुझ पे भरोसा हो वो चेप लो। ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों का भी यही आ रहा है, और के 29:31, ठीक है। तो समझ आ गए 1 नंबर के क्वेश्चन, तो ये हो गए, चलो बहुत बढ़िया। अब 3 नंबरी क्वेश्चन है।
मानसी, मोना एंड अमर वर पार्टनर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम के लिए। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। मोना रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, तो मोना रिटायर हो गई 1 अप्रैल को। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, मतलब सब कुछ करने के बाद द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मानसी अमर शोड, अच्छा मानसी मतलब पहली पार्टनर, अमर मतलब तीसरा पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का 2.5 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इट इज़ डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ मानसी एंड अमर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बढ़िया, तो बताना ज़रा ये कैपिटल एडजस्टमेंट का कौन सा केस है? वेरी गुड, सेकेंड, क्योंकि 1 जो होता है उसमें नई पार्टनर्स की कैपिटल टोटल गिवन होती है, इसमें गिवन नहीं है। वेरी गुड, है ना। तो बताओ केस 2 के स्टेप याद है क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या है? टोटल कैपिटल निकालना, तो लिख लो मेरे साथ, चलो। तो सबसे पहला स्टेप होता है केस 2 के अंदर टोटल कैपिटल निकालना है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना, मतलब कि मानसी और अमर। तो मानसी और अमर की कैपिटल को जोड़ लेंगे तो आ जाएगी टोटल कैपिटल। अब इसको स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? न्यू रेशो में बांट देंगे। अब नया रेशो तो उन्होंने दे ही नहीं रखा, तो चलते हैं सवाल पर देख कर आते हैं। तो मोना रिटायर हो गई, तो मोना को बाहर कर दो रेशो में से, तो मोना को काट दो तो कितना बच गया? 2:1। तो नया रेशो इसका मतलब 2:1। तो 4.5 लाख को अब 2:1 में बांटो, 3 लाख और 150, ठीक है। तो इसका मतलब मोना एम की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख और ए की कैपिटल होनी चाहिए 150। तो ये हमारी मेन फिगर्स एक प्रकार से अभी निकल गई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको केस 2 के स्टेप, ठीक है। अब लेकिन नंबर अभी दूर हैं, दिल्ली अभी दूर है। अब नंबर के लिए उसने बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग ऑफ द नेसेसरी अमाउंट्स इन्वॉल्व, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो वर्किंग तो चलो मैंने क्लियरली दिखा दी। अब आप ये बताओ कि मानसी की कैपिटल 2,50,000 दे रखी है और मानसी की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख, तो मानसी क्या करेगी? तो मतलब पहले मानसी का बताओ, मानसी क्या करेगी? 50,000 और लाएगी। तो क्लियर हो गया सबको, मानसी 50,000 रुपये और लाएगी। तो अब और लाएगी की एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू मानसी कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये मेन चीज़ है, बाकी इसकी नरेशन लिख लेना, अमाउंट ब्रॉट इन बाय मानसी। नरेशंस में मान के चल रहा हूँ पूरे अकाउंट्स के पेपर में कि आप कर लोगे अपने आप सही। अब इसी तरह अमर का भी बताओ। अमर की कैपिटल है 2 लाख, हाँ, और होनी चाहिए 150, तो अमर क्या करेगा? 50 ले जाएगा। तो उसकी एंट्री अमर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। कई बार बच्चा कहता है सर दोनों को मर्ज करके मैं एक ही एंट्री कर दूं, अमर टू एम, तो वो नहीं करनी, अलग अलग ही करनी है। और इसकी नरेशन बीइंग अमाउंट विड्रॉन, तो अमर जो है वो विड्रॉ कर लेगा कैश और मानसी जो है वो घर से कैश और ले आएगी। तो बस उसने यही कहा था कि मुझे ये 2 एंट्रीज करके दिखा दो, कैश लाने और ले जाने की। तो उसने यही 2 मांगी थी एंट्री, कैश लाने की और ले जाने की। तो क्लियर हो गया सबको? चलो, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। इसी तरह 6th, ये भी एक 3 नंबरी क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए देखते हैं।
सुषमा, संदीप एंड सुधीर, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो उमंग बाबू वो तो आप किताब से देख लेना अपने आप, अब कैसी बहकी बातें कर रहे हो। संदीप रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, तो संदीप बाबू जो हैं वो रिटायर हो गए, ठीक है। ऑन विच डेट कैपिटल्स ऑफ सुषमा, संदीप एंड सुधीर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो तीनों की कैपिटल्स कह रहे हैं सब कुछ कर कराने के बाद है ये और ये रेस्पेक्टिवली। द कैश एंड बैंक बैलेंस वॉज ऑन दैट डेट वॉज 9600, और उस दिन कह रहा है हमारे गले में है 9600, तो इसको एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कह दूं। अब आगे की पूरी इंग्लिश पढ़ लेना भाइयों बहनों। संदीप इज टू बी पेड, एक तो आ गया पेड वर्ड, तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर रहे हैं। थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय, एक आ गए ब्रॉट बाय सुषमा एंड सुधीर, इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट, तो ये कौन सा केस बन गया यहाँ तक, थर्ड केस है ना, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। और फिर उसने आगे ये भी कह दिया कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 7200 इज टू बी मेंटेन, यानी कि वो 7200 रुपये मिनिमम हमसे रुकवाना भी चाहते हैं। तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट वो बन गया केस 3, जिसमें वो वाली लैंग्वेज थी लास्ट वाली। सबको ओके याद आ गया केस। चलो तो अब देखो इसमें सबसे पहला स्टेप मेन कि टोटल कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, सबको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बताओ क्या, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो मैं फिगर जोड़ता रहता हूँ फिर आप बताना। तो सुषमा की जो कैपिटल है वो भी जोड़ लेंगे और सुधीर की जो कैपिटल है वो भी जोड़ लेंगे, तो ये इतना ब्रैकेट तो बन गया कि भाई एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ओके। फिर और क्या जोड़ते हैं, प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। अब संदीप रिटायर हो रहा है, देखो उसका है बैलेंस 87,840, तो वो भी जोड़ लेंगे। प्लस और क्या जोड़ेंगे, डिजायर्ड कैश बैलेंस है ना, फॉर्मूला बिल्कुल सही 7200, और माइनस क्या कर देंगे, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। तो सबको क्लियर हो गया भाइयों बहनों, तो 216 आ गया टोटल। बट आपको स्टेप क्लियर हो गए ना केस 3। अब इस टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं न्यू रेशियो में। तो सुषमा और सुधीर के 3:2 में बांट दो, तो 216 को 3:2 में बांट के आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं कौन किसको जल्दी बताएगा। तो 129,600 और 86,400। चलो ठीक है सर, तो सर देखो हमने आपसे जल्दी करके आपको बता दिया, ओके। बट ठीक है, सबको स्टेप समझ आ गए, कोई गड़बड़ तो नहीं। अब मुद्दे की चीज़, उसने कहा है जर्नल एंट्री करनी है, तो अब दोबारा से वही दिमाग लगाते हैं कि कौन कितने लाएगा। तो पहले मैं सुषमा की बात कर लेता हूँ, सुषमा रानी की। तो सुषमा की कैपिटल थी 1,03,680, ठीक है, 1,03,680। लेकिन होनी कितनी चाहिए, देख लो भाइयों आपकी आंखों के सामने, होनी चाहिए 129,600। तो बताओ सुषमा कितने रुपए लाएगी घर से, राउंड मतलब ऐसी अप्रॉक्स बता दो, लगभग कितने रुपए लाएगी, 25,950, 920 सॉरी, ये कितने लगेगी है ना, माइनस कर लो 129,600 में से 103,680, ये यार है ना 25,920 लाएगी। तो पहले एंट्री कर दूं सुषमा के पैसे लाने वाली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुषमाज कैपिटल अकाउंट। तो सुषमा लाएगी 25,920 रुपये,
और सुधीर कितने लाएगा वो भी निकाल लेता हूँ ज़रा, एक सेकेंड। सुधीर की देख लो कैपिटल भाइयों बहनों, सुधीर की कैपिटल थी 26,880, ठीक है। और सुधीर की होनी कितनी चाहिए कैपिटल, देख लो 86,400। तो सुधीर तो बहुत सारे लाएगा घर से, 26,880 और होनी चाहिए 86,400, ठीक है। तो सुधीर लाएगा कितने, 59,520, हाँ 59,520। तो सुधीर लाएगा 59,520, ठीक है। तो ओके हो गया जी। तो दोनों जने मिलके कितने ले आएंगे, 87,840, बस। तो दोनों जने मिलके ले आएंगे 87,840। तो क्वेश्चन ने यही कहा था कि भाई लाने की एंट्री कर दो। अच्छा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री लिखा है, तो संदीप को पे करने वाली कर दें, हाँ सर कर दो। ये थोड़ा कम नहीं आना चाहिए, 87,840 नहीं, अगर वो जोड़ना दोनों फिगर, 9 और 5 14, 4 लिखा 1 15, 85,440 आ रहे हैं तो हाँ 85,440, हाँ तो दोनों को सही जोड़ना है, 85,440, हाँ 85,440, हाँ। और उसको पे कर देते हैं, तो एक पे करने वाली एंट्री भी कर लो संदीप को। तो संदीप को पे करने की बताओ क्या एंट्री होगी, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप को कितने पे करने हैं अपने को, 87,840। तो संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 87,840 टू कैश अकाउंट। तो देखो रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया और बाकी दोनों अपने घर से कैश ले आए, तो 2 जर्नल एंट्रियाँ होंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन गया आपका। बट समझ आ गया एडजस्टमेंट केस 3 वाली, तो ओके हो गया सबको। चलो बाकी क्रॉस टैली करवा देता हूँ, ऐसी मन कर रहा है क्योंकि आपने किसी ने पूछा भी था किसी ज़माने में। तो आप ये देखो कि ये दोनों कितने रुपए लाए, देखो एक बार जोड़ना, सुषमा और सुधीर देखो कितने रुपए लाए, 85,440 लाए ना। अब देखो एक बार आपको क्रॉस टैली करवा रहा हूँ, हमारे पास एग्जिस्टिंग कैश पहले से कितना था, देखो 9600। तो अगर 9600 पहले से था कैश और 85,440 वो लेकर आ गए, तो एक बार देखना टोटल गल्ले में कितने रुपए हो गए। इन दोनों को अगर आप जोड़ो फिगर्स को तो कितना आ गया, 96,040, यही आ रहा है, ठीक है। अब आपके गल्ले में हो गए 96,040। अब उसमें से आपने 87,840 पे कर दिए जी संदीप बाबू को, तो ये माइनस करना जरा कि कितना बचेगा बैलेंस कैश में, आपके गल्ले में बताओ कितना बचेगा। 7,200 बचेगा, माइनस करके देख लो। 96,040 में से, अच्छा 95,040 होगा, ओके। तो 95,040 में से 87,840 माइनस कर दो आप। तो 95,040 में से 87,840 माइनस कर दो, तो बच रहा है ना 7,200 बस। तो देखो मैच हो गया। उसने क्या कहा था कि मिनिमम गले में कितने बचने चाहिए, 72, तो मैंने बचवा दिए गले में 72, ठीक है। तो हमें लेकिन इन बातों से क्या है ना, मतलब वैसे कि भाई एग्जाम के नज़रिए से, तो आप तो अपने एंट्री पे फोकस करो, बाकी ये सब मैच हो गए नहीं हो गए वो तो सब ऐसे ही था, ठीक है। तो एंट्री क्लियर हो गई केस की। चलो एक और 4 नंबरी क्वेश्चन नंबर 7। A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। तो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, इनका रेशियो है 4:3:2, ओके। फिर लिखा है
बी डिसाइड्स टू रिटायर, तो बी कह रहा है अब मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, एंड सरेंडर्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशो 3:1। तो ये तो काम आपने कर ही लिया, तो इसका मतलब ये 3:1 क्या दे रखा है, गेनिंग रेशियो। अब चैप्टर 2 आ गया आगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स ये रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 170। चलो, तो ये इतना बन गया आपका चैप्टर 2 कि कह रहा है गुडविल निकालो। तो आओ पहले फिर इतना ही चैप्टर 2 सॉल्व करें। तो गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला याद है? नहीं सर नहीं याद। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तीनों साल के प्रॉफिट्स को जोड़कर 3 से भाग दे दो, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये बन गया सुपर प्रॉफिट। और कितने साल परचेज? 1.5। चलो, तो ये गणित आप सॉल्व करो। 120 है, ठीक है। 80,000 इंटू 1.5 ना, तो 1,20,000। चलो, तो ये मतलब हमने चैप्टर 2 तो कर लिया, ठीक है। 1,20,000। फिर वो आगे कह रहा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म 72,000। तो ये है जी एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको तो क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में कर देंगे राइट ऑफ, ठीक है। फिर कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट। कह रहा है बी के जाने के बाद 1 साल बाद हमें प्रॉफिट हुआ है 540। तो ये प्रॉफिट बताओ सिर्फ किन दोनों को मिलेगा, ए और सी को, है ना, वो भी उनके जो भी नया रेशियो होगा उसमें। तो कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। तो कह रहा है गुडविल की एंट्री करके दिखाओ और प्रॉफिट की भी करके दिखाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो करते हैं, चलो पहले हम गुडविल की करते हैं। तो आप मुझे ओरली सुना दो, मैं कर दूंगा। तो पहले हम कौन सी गुडविल की करें बताओ, राइट ऑफ वाली कर लें? तो राइट ऑफ वाली की सुनाओ एंट्री। ए बी, हाँ मतलब ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट। तो ऐसी कर लो गंदी सी, मतलब शॉर्ट में कर लो, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। तो 72,000 को बांटो 432 में आप, तो ये हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। कितना है, 32, 24, 16, ठीक है, क्योंकि 9, 8, 72 होता है ना, ठीक है। उसके बाद जी अब हाँ, अब इम्पॉर्टेंट है भाई। अब जो दूसरी गुडविल आपने ये निकाली 1,20,000 वाली, इस गुडविल को कैसे करना है डील, बताओ क्या स्टेप्स है, सबको याद होने चाहिए, बताओ। हाँ वेरी गुड। तो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहला स्टेप तो आप यही रख लो इसमें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है सबसे पहले आप उसको क्रेडिट कर लो। तो सबसे पहले आप बी कैपिटल को सबसे पहले क्रेडिट कर लो, है ना। तो हम गुडविल में बी का शेयर निकाल लेंगे कि बी को कितना मिलने वाला है, 3/9। तो कितना हो गया, 40,000, है ना, 1/3 हो गया। तो क्लियर है। और ये 40,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, ए और सी के। और ए और सी को डेबिट कर लेते हैं क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो बस हमें ए और सी का गेनिंग रेशो निकालना है, या चाहिए, अगर दे रखा है तो जो भी।
तो ए और सी का देखो गेनिंग रेशियो आपको पता है कितना है, क्या है ए और सी का गेनिंग रेशियो? 3:1। ये क्लियर है सबको क्वेश्चन से, क्योंकि वो उसने दिया था ना कि बी ने अपना शेयर दोनों को 3:1 में दिया है। तो इसका मतलब ए और सी का गेनिंग रेशियो है 3:1। तो कितना बन गया? 30,000 10,000। तो ओके हो गई यहाँ तक आनी। चलो, तो बी तो हमें छोड़कर चला गया जी। अब बी के जाने के बाद ए और सी बैठे हैं शाम को चाय पे, पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं, कह रहे हैं चलो यार अब अपना नया रेशियो निकालते हैं हम। तो अब हमें ए और सी का क्या निकालना है? नया रेशियो। तो आओ वो भी वर्किंग करवा देते हैं आपको। तो पहले इनका पुराना रेशियो लिख लो तीनों का, 4:3:2। तो बी तो हमें छोड़कर चला गया, तो बताओ बी का शेयर किसे मिलेगा? ए और सी को। तो ए के आगे भी लिख लो 3/9 और सी के आगे भी लिख लो 3/9। लेकिन कितना मिलेगा वो आप बताओ? 3/4 और 1/4, बिल्कुल सही। तो ए को मिलेगा 3/4, बी को सी को मिलेगा 1/4, है ना, ये गिवन। इसको सॉल्व करके बताओ क्या फ्रैक्शन बन रहा है? 4/9 + 9/36, तो ये बनेगा जी 25/36। बाकी शिवांश बताएगा, है ना, यही बन रहा है ना। और इसका फिर ऑटोमेटिकली 11/36 ही बचेगा। तो नया रेशियो जो है आ गया ए और सी का 25:11। तो इसका मतलब ए और सी जो है अब 25:11 में बिल्कुल सही आगे का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी कहानी। तो अब हमें एक एंट्री और करनी है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अब उसने बोल दिया कि बी के जाने के बाद जो प्रॉफिट है वो है 540। लास्ट लाइन दिख गई, बी के जाने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है? 540, 540। तो अब हमें ये प्रॉफिट सिर्फ किन दोनों को देना है? ए और सी को। तो प्रॉफिट को बांटने की बोलो एंट्री ए और सी के बीच में, चैप्टर 1। तो देखो इसमें चैप्टर 1 भी आ गया, चैप्टर 2 भी आ गया, मतलब गुडविल भी निकलवा ली उसने, और रिटायरमेंट की एंट्री भी आ गई। तो ये होते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में ये कहानियाँ होंगी। तो अब प्रॉफिट को बांटो, बताओ क्या एंट्री? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना था? 540 टू ए और टू सी, मतलब कैपिटल। तो ए को और सी को नए रेशियो में 25:11 में बांटकर आप प्रॉफिट्स दे देंगे। तो 25:11 में बांटकर आएगा 375 और 165, है ना। तो जिसको अगर निकालना हो तो कर लो, जिसको मुझ पे भरोसा है वो चेप लो। ठीक है, तो ये नए रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा हो गया 25:11। बाकी नरेशन आप लिख ही लोगे, मैं मान के चल रहा हूँ। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो, तो सही था क्वेश्चन, क्लियर हो गया, लेकिन समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। भुवन, गौरव एंड मनोज आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है जी, तो 3 पार्टनर्स हैं, 4:5:6। ऑन 31 मार्च गौरव रिटायर, तो जी रिटायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ अबव, ऑन द डेट द कैपिटल्स ऑफ BGM बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अच्छा, बिफोर कह रहा है, 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये ध्यान रखना कि ये बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स वाली कैपिटल है, बैलेंस शीट वाली, एक तरह से बैलेंस BD कह सकते हो आप। तो ऑन गौरव्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,14,000। ठीक है, तो इसका हम कर लेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिजल्टेड इन प्रॉफिट ऑफ 6,000। ठीक है,
रिवैल्यूएशन में कह रहे हैं 6,000 का प्रॉफिट हो गया, ओके। और जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स 30,000, और कह रहा है कि रिजर्व भी है 30 का, ठीक है। कह रहा है द अमाउंट पेबल टू गौरव वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कह रहा है गौरव का अमाउंट हम उसके लोन अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। भुवन एंड मनोज एग्री टू पे गौरव, ये पढ़ लो आपके मुद्दे की बात, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% per annum on the balance during the first 2 years and balance including interest in the third year। तो टोटल 3 किश्तों में पैसा दिया जाएगा। पहली किश्त में तो 75,000 और दूसरी में भी 75,000, दोनों गिवन है, और वो भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि आपको पहली 2 किश्तें तो गिवन हो गई। आखिरी किश्त जो है वो कह रहा है एज आपका जो भी बैलेंस बचेगा वो होगा। तो कोई बात नहीं, अगर कोई डर रहा है तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। बाकी कह रहा है द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। प्रिपेयर गौरव लोन अकाउंट। तो ये 4 नंबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जो सिर्फ लोन अकाउंट बनाने पर बेस्ड है। आपको लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलो तो ढांचा बनाते हैं पहले, और फिगर फिर मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में दिमाग लगा के। तो ये वाला आप थोड़ा सुंदर बना लो चाहे प्रैक्टिस के लिए। गौरव लोन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स रुपी, डेट पर्टिकुलर्स रुपी, ठीक है। तो 12 से 14 लाइन तक का बना लो लगभग। चलो तो गौरव का लोन अकाउंट तो चलो मैं बनवाऊंगा, ठीक है सर, वो आप बनवाना, क्योंकि वो तो फिर हम आपसे ही छेपेंगे। फिगर्स हम मिलकर साथ निकाल लेते हैं, ठीक है सर। तो फिगर्स हम मिलके निकालेंगे, ठीक है सर। फिगर्स आप और हम मिलके निकालते हैं। तो गौरव की कैपिटल कितनी दे रखी है? गौरव की 1 लाख, तो ऐसे नीचे लिख रहा हूँ वर्किंग में 1 लाख। अब गौरव को क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो गुडविल दे रखी है 1,14,000, ठीक है। और गौरव का शेयर कितना है? 5/15, है ना। तो सबसे पहले तो गौरव को बताओ गुडविल कितनी मिलेगी? गौरव को गुडविल कितने रुपए दोगे आप? बताओ। 38,000, ठीक है, 1/3, ओके। तो क्लियर हो गया जी, गौरव को कितनी गुडविल मिलेगी? 38,000, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है कि हमारा रीवैल्यूएशन में 6,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, ओके। तो बताओ गौरव को रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 में कितना मिलेगा? वेरी गुड, 2,000, ठीक है। और कह रहे हैं हमारे पास तो एक जनरल रिजर्व भी है 30,000 का, चॉकलेट। तो बताओ गौरव को जनरल रिजर्व में कितना मिलेगा? 10,000। तो मतलब ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझ रहे जी। तो इसका मतलब गौरव बाबू हमसे ले रहे हैं कुल मिलाकर 1,50 राउंड फिगर, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलो तो ये मतलब हमने वर्किंग कर ली। तो गौरव बाबू को हम 1,50 देंगे अब। लेकिन गौरव बाबू कह रहे हैं हम किश्तों में देंगे, तो वो तो खैर हम कर लेंगे। तो बट क्लियर हो गई वैल्यू पहले। चलो तो अब कैसे लिखना है देख लो। जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है 31 मार्च 2023, उस दिन की डेट डाल लो, और सबसे पहले लिख लो बाय जीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि 1.5 लाख रुपए हमें
अब गौरव भाई को देने हैं, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए गौरव भाई को देने हैं। तो अब कैसे करेंगे, देखो जी 31 मार्च को, तो अब 1 साल बाद 31 मार्च 2024 क्या लिखेंगे हम, बाय इंटरेस्ट। याद आ गया, ये स्टेप 2 होता है ना जी। देखो स्टेप 1 क्या होता है, हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखना है जो बैलेंस है, फिर 1 साल बाद अब हमें इसको ब्याज लगाना पड़ेगा इस पर। तो भाई सबको याद आ गई स्टोरी, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट दे रखा है, 10%। तो इस बैलेंस पर 10% ब्याज लगाइए जी, कितना आ रहा है, 15,000, ठीक है। फिर स्टेप 3 डेबिट में 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट, मतलब हम पहली किस्त जमा करेंगे। तो मज़ेदार बात यह है प्यारे प्यारे बच्चों कि पहली किस्त कितनी होगी ये क्वेश्चन ने दिया है, 75। तो क्लियर हो गए भाई, देख लो अब सब बच्चे यहीं पे संतुष्ट हो गए। ओके, तो आपको ये दे रखा है, दोबारा दिखा देता हूँ। तो वो थर्ड लास्ट लाइन में दे रखा है कि हम 75,000 दे रहे हैं गौरव को 2 वर्षों तक ईच, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ब्याज समेत। तो इसमें ब्याज भी है, मूल भी है। तो मूल और ब्याज मिलाकर 75 हमें गिवन है पहली किस्त। तो बैलेंस आप बता दो क्या बच गया, कितना, 90,000, ठीक है। तो बस अब तो जितनी सुपर फास्ट स्पीड से लिख सकते हो उतना लिखो। तो 1 अप्रैल 2024 को इसको लिख लो बाय बैलेंस BD। तो ये अगेन आपका बन गया स्टेप 1, ये बैलेंस आ गया। फिर 1 साल बाद की डेट लिखो 31 मार्च 2025 बाय इंटरेस्ट। अब इस पर 10% इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा, 9,000। टोटल हो गया जी 99,000। अब दूसरी किस्त देते हैं, यानी कि 31 मार्च 2025 को टू बैंक अकाउंट। तो दूसरी किस्त कितने रुपए की है, वो भी गिवन है। उसने कहा मैंने 2 साल 75 दिए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ये भी गिवन ही है 75। तो बताओ कितना बच गया, 24,000 है, टू बैलेंस CD। तो तीसरे वर्ष इसको लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2025 बाय बैलेंस BD 24,000। फिर 1 साल बाद की डेट लिख लो 31 मार्च 2026 बाय इंटरेस्ट। अब इस बैलेंस का 10% ब्याज निकाल लो जी, कितना आएगा, 2400। तो तीसरी किस्त उसने दी नहीं थी। तीसरी किस्त कह रहा था कि भाइयों जो भी बैलेंस बचेगा अपना पे करके ख़त्म कर देना। तो कितना पे कर देंगे जी, 26,400। तो 26,400 पे कर दी। अब हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी, समझ आया खेल, चलो तो बहुत बढ़िया। बस तो एक क्वेश्चन ये था बेसिकली, तो कर लो ना। तो अब हमारा बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। एक बच्ची कह रही है कि सर अगर ऐसा होगा तो अगर मेरी चाची की मूछें होंगी तो मैं उसको चाचा कहूँगा। तो अगर मगर से हम कुछ नहीं कर सकते, बस सवाल में जो कह रहा है उसको समझो यशिका देवी। बाकी क्वेश्चन में कभी कुछ और कह देगा तो फिर हम उस हिसाब से चलेंगे, है ना। तो अगर वो कहता है इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट लगा देते, ठीक है ना। तो आपको ये वाला क्लियर हो गया। तो अगर मगर से अकाउंटेंसी में करना मतलब समझाना मुश्किल है। चलो तो ओके, चलो
अब अगला क्वेश्चन जो है वो है एग्ज़ाम का सुपर हॉट क्वेश्चन, मतलब ये आपके लिए स्पेशली लीक करवा के निकाला इस साल। चलो तो ये पढ़ते हैं, आओ। तो इसमें लिखा है LMN वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:1:1। ऑन 1 अप्रैल देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट में मुद्दे की बातें हाईलाइट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व है, मटका भी है, बस। बाकी कह रहा है ऑन द अबव डेट एन रिटायर्ड द फॉलोइंग वॉज एग्रीड। ठीक है, तो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6 लाख। चलो तो अब जल्दी से निकालते हैं। एन रिटायर हो रहा है ना, ये पार्टनर एन, इसका शेयर कितना है 1/4। तो इसका गुडविल में शेयर निकालना एन का, तो 6 लाख का 1/4 निकालो, कितना आ गया 150। और कौन दोनों डेबिट हो जाएंगे, एल और एम, क्योंकि एन तो चला गया। और ये हम किस रेशो में करते हैं, गेनिंग रेशो में। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो एन के जाने के बाद एल और एम का रिमेनिंग क्या बच रहा है, रेशो 2:1। तो इसी को गेनिंग मान लेते हैं भाई। क्लियर है सबको स्टेप? तो जल्दी से 2:1 में भाग दे दो, 1,50,000। चलो तो ये अपना गुडविल का कार्यक्रम हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जी लैंड इज़ एप्रिशिएटेड बाय 40%। कह रहा है लैंड को 40% बढ़ा दो। तो बढ़ाना लैंड 40% कितनी हो जाएगी, 8 चौका 32, तो 32,000 का फ़ायदा है। ठीक है, और बिल्डिंग कह रहा है 1 लाख से डेप्रीशिएट कर दो, तो ये हो गया नुकसान। ठीक है, 3,20,000, हाँ 8 लाख था ना, तो 3,20,000 का फ़ायदा और 1 लाख का नुकसान। फर्नीचर इज़ डेप्रीशिएटेड बाय 30,000, तो ये भी नुकसान। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की लाइबिलिटी आ गई 1,60,000 की, ये देख लेते हैं एक बार। और मटके में कितने थे 360, तो 360 में से 160 की तो लाइबिलिटी आ गई, तो 2 लाख किसे मिल जाएंगे, पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। और जनरल रिजर्व भी 440 किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। तो समझ आ रहा है क्वेश्चन का कंटेक्स्ट? ठीक है, बाकी कह रहा है अमाउंट पेबल टू एन वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है वो आप लोन में डाल देना, तो वो डाल देंगे हम। बस 6 पॉइंट पढ़ लो जी। कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एल और एम की कैपिटल कह रहा है नए रेशियो में एडजस्ट कर दो, और फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट्स विल बी ओपन। तो ये कौन सा केस है, केस 2। तो क्लियर होगी कहानी? चलो तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले मौका देता हूँ 5 मिनट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें बनानी है, तो एक बार आप जल्दी से बनाओ, फिर हम 5 मिनट बाद बना लेंगे। चलो तो कर लेते हैं अब आपके साथ डिस्कस। आइए, तो रिवैल्यूएशन तो मुझे लगता है कि वेरी सिंपल, सबने फटाफट बना ही लिया है। तो इसमें लैंड का एक फ़ायदा 320 और नुकसान मेरे ख्याल से 2 लिखे होंगे आपने। एक तो बिल्डिंग का 1 लाख और एक फर्नीचर 30, बस ये तो दे रखा था। तो रिवैल्यूएशन तो चलो एक फॉर्मेलिटी हो गई। अब कितना गेन आया 190, ओके। तो एल एम एन के पुराने रेशो में बांट दो, मतलब ओल्ड रेशो में 2:1:1, 95, 47,500 और 47,500। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत डाउट नहीं है। चलो तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बस कैपिटल की फटाफट। बाय बैलेंस बीडी, तीनों के कैपिटल लिख लिया आपने।
6,04,80 और 480। बस पोस्टिंग आप बता दो, फिगर मैं डाल दूंगा कि आप क्या क्या पोस्ट करोगे। ठीक है, तो एक तो रिवैल्यूएशन में जो गेन निकाला, ओके 97, अच्छा 95, 47,500 और 47,500। और क्या डालेंगे? जनरल रिजर्व, वेरी गुड, 2,10,000, 1,10,000, हाँ सॉरी 2,20,000, 1,10,000 और 1,10,000, ठीक है, वेरी गुड। और WCR सिर्फ 2 लाख बांटना था, हाँ, तो 1 लाख और 50-50, ठीक है जी। फिर और बस नहीं, नंबर कट जाएंगे। सबसे मेन चीज़ गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग, L डेबिट M डेबिट टू एनी, भाई ये तो मेन थी गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग, L डेबिट M डेबिट टू N। जब भी रिटायरमेंट का या डेथ का क्वेश्चन हो ना, तो पहले ये ध्यान रखो कि ये तो बेसिक है ही, इसके बिना तो एग्जामिनर आगे भी नहीं बढ़ेगा, कहेगा ये बच्चे ने यही नहीं कर रखी पोस्टिंग, तो वो तो सबसे मेन है ना। तो गुडविल की एंट्री तो बहुत ज़रूरी है। तो N में क्रेडिट कर देंगे और L और M में डेबिट कर देंगे। और इसके अलावा कोई कूड़ा करकट तो मेरे ख्याल से नहीं था, बस। तो ये एंट्रियां हमारी हो जाएंगी। तो N हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है, हम उसको पहले मतलब क्लोज कर देते हैं। और N के बैलेंस को क्या लिखेंगे वो बताओ? N's लोन अकाउंट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके बैलेंस को हम लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो N का टोटल निकाल लो, कितना आएगा? 837,500। तो 837,500 तो हो गया N का। अब L और M के लिए क्या करना है बताओ? हाँ, तो ये हमें बैलेंस अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो L और M का बैलेंस निकालना है कि रफ में पहले निकालना पड़ेगा कि L और M का बैलेंस कितना बच रहा है, रफ में निकालो कि सर L का बैलेंस और M का बैलेंस कितना बच रहा है। ठीक है, बाकी किसी ने निकाला हो तो एक बार बैलेंस बता रहे हो ना जो बच रहा है? L का 9,15,000 और M का 637,500। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप सही बता रहे हो। सही है, सही है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आ गई 15,52। सही है, बिल्कुल। ऑनलाइन के चीतों ने मोहर लगा दी। अब इसको नए रेशियो में बांट दो भाइयों, 2:1 में। 1035,000, वेरी गुड। तो आज चौहान साहब ऑन फायर हैं। 517,500, चलो बहुत बढ़िया जी। तो ये हमारी नई कैपिटल, मतलब वो 2 बैलेंस CD आ गया 2:1 में बांट के। तो भाई आपको सबको स्टेप क्लियर हो गए। मैथमेटिक्स की चिंता मत करना, वो तो सबकी अलग अलग वो है, लेकिन आपको प्रोसेस क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप गणित से मत घबराना कि भाई मैं धीरे कर रहा हूँ, चौहान साहब तेज़ कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। वो तो भाई जैसे हर किसी की शक्ल अलग होती है, जेनेटिक्स, तो गणित करने की स्पीड भी सबकी अलग होती है, तो उससे आप घबराना नहीं। बट प्रोसेस देखो कि प्रोसेस समझ आया कि नहीं। तो ये फिगर्स अब आप लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ 2 बैलेंस CD में। तो इन फिगर्स को कृपया 2 बैलेंस CD में लिख लीजिए। L और M 1035 और M की 517,500। बस ये मेन काम होता है केस 2 में। तो अगर आप ये समझ गए तो बस मतलब मेन काम समझ गए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब टोटल कर लो दोनों साइड का, जिसका जिस भी साइड बचेगा वो करंट अकाउंट बैलेंस लिख लेंगे। तो L का तो डेबिट का ही ज़्यादा लग रहा है, 1135 में से
ये माइनस कर देंगे 10 5, तो 1,20,000 बच जाएगा। तो इसको लिख लेंगे बाय एल्स करंट अकाउंट। तो ये नीचे बैलेंस शीट अगर बनाते तो फिसल के एसेट में चला जाता। और एम का टोटल क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है 687,500। तो 687,500 में से 567,500 माइनस कर दो, तो इसका बैलेंस एम का इधर बच जाएगा 1,20 टू एम्स करंट अकाउंट। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन जब कॉन्सेप्चुअली करवाए थे तब भी बताया था क्लास में, दोनों का बैलेंस ऑपोजिट साइड में ही बचता है हमेशा विद सेम फिगर। इस केस में तो एम का इधर बच रहा है, एल का उधर बच रहा है और फिगर सेम ही होती है। तो इससे आपको खुद क्रॉस टैली भी हो जाएगा कि हाँ मैंने अब ठीक कर लिया। तो समझ आया लेकिन ये वाला स्टेप्स। चलो तो ये भी हो गया जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबरी, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें लिखा है जी बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी सी शोड एज फॉलोज। तो ए बी सी की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। चलो ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब काम की बात। आ जाओ नीचे। अब नीचे की पहली लाइन पढ़ते ही आधे बच्चे एग्जाम में अपने होश गंवा देते हैं। बी एग्रीज टू टेक ओवर बिजनेस ए एन सी रिटायरिंग ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओ माई गॉड, तो इस क्या हो गया इसका मतलब, बताओ इसका मतलब ये क्या हो गया। है इसका मतलब ये हो गया कि भाई 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, तो ए भी रिटायर हो गया और सी भी रिटायर हो गया, ये दोनों रिटायरिंग पार्टनर्स हैं, और अकेला बी कह रहा है पूरा बिजनेस मैं संभालूंगा, सोल प्रोप्राइटर बन गया वो। हाँ, तो मतलब इससे आपको डरना नहीं है, अब बस ये है कि एक की बजाय 2 रिटायरिंग पार्टनर हो गए, तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा। ठीक है, तो डरेंगे नहीं हम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000। ठीक है, तो वो तो चलो अभी देखते हैं। प्लांट एंड स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%। चलो ये निकाल लेते हैं। तो निकालना प्लांट का 10% 1500 और स्टॉक का 10% 550, तो ये हो गया नुकसान। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएटेड बाय 1000, ये हो गया फ़ायदा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कह रहा है ब्रॉट कर दो अप टू 250। तो पहले था 100 का, तो अब 150 का हो गया नुकसान। ठीक है, फिर लिखा है बी हैज़ टू ब्रिंग इन सफिशेंट कैश। अब बी अपने घर से सफिशेंट पैसे लाएगा टू पे ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी को पे करने के लिए बी कह रहा है मैं घर से पैसे लाऊंगा। ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। बाकी कह रहा है पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:2:1 था। ठीक है, चलो तो शो नेसेसरी एंट्री कह रहा है एंट्रियां कर दो और कैपिटल बना दो और बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, चलो तो पहले एंट्री से ही करते हैं, फिर आ जाओ। तो क्या क्या एंट्री करें बताओ, पहले आप बताओ आपके हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले गुडविल की एंट्री करना। ठीक है, तो पहले मैं ये सिखा देता हूँ। ठीक है, चलो तो अब देखो गुडविल की एंट्री, ध्यान से देखना क्या सिखाई थी आपको। देखो गुडविल की एंट्री कि सबसे पहले क्या करो, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकाल के उनको दे दो। तो 15,000 की गुडविल में ए का शेयर कितना आएगा, 2/5 6,000। और देखो अब इस बार सी भी रिटायरिंग है, तो आपको कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी है। तो सी भी रिटायरिंग है तो उसका भी शेयर निकाल के दे दो 3,000। तो ओके होगी कहानी। तो अब ए को भी दे देंगे और बी सी को भी दे देंगे क्योंकि दोनों ही रिटायरिंग है। और कौन गेन कर रहा है अकेला, बी।
तो उसको डेबिट कर देंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है, क्वेश्चन कुछ भी चालाकियाँ करे, हमें डरना नहीं है। तो अकेला गेन कर रहा है तो अकेले ही 9,000 ही होगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, बांटना बांटेंगी। तो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई। अब कर लेते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्रियाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, उसने मना करा है, तो एंट्री कर लेते हैं। तो नुकसान की एंट्रियाँ याद है आपको? नुकसान की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन टू नुकसान। तो लिख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नुकसान का मतलब है कि जो भी नुकसान हुए उनके नाम लिख लो। तो 3 नुकसान थे, एक तो था आपका प्लांट 1500 का नुकसान, एक था आपका स्टॉक 550 वाला नुकसान, और एक था पीडीडी 150 रुपये का नुकसान। तो टोटल नुकसान हो गया 2200 का। और फ़ायदे की तो एक ही एंट्री थी, फ़ायदे की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट, फ़ायदा हुआ था 1000 का टू रिवैल्यूएशन। तो 2200 का नुकसान और 1000 का फ़ायदा, बताओ नेट आंसर क्या आएगा? बताओ जी। देखो 2200 रुपये का नुकसान है और 1000 रुपये का फ़ायदा है, तो नेट रिवैल्यूएशन का क्या बचेगा? 1200 लॉस। क्लियर हो गया जी? तो 1200 लॉस को बांटने की क्या एंट्री बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमें रिवैल्यूएशन के 1200 के लॉस को तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा, 2:2:1, 480, 480, 240। तो ये तो हो गई पहले बेसिक एंट्रियाँ। ठीक है, तो इसमें तो ओके। अब बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में करते हैं पोस्टिंग एकदम फुर्ती के साथ। A, B, C, A, B, C, चलो तो पोस्टिंग बताओ आप क्या क्या होंगी, फिगर मैं लिख लूँगा। तो सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं, 22,575, 30,000 और 18,500। बाकी पोस्टिंग बताओ और क्या क्या करोगे आप। गुडविल वाली करेंगे है ना? तो बाय B, A को क्रेडिट कर दो 6,000, C को क्रेडिट कर दो 3,000 और B को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये तो हो गई गुडविल की एंट्री। और कौन सी? रिवैल्यूएशन लॉस कह रही हैं काव्या मैडम। ओके, तो टू रिवैल्यूएशन 480, 480 और 240। बाकी बैलेंस शीट में कोई आइटम शाइटम तो नहीं था? नहीं तो देख लें एक बार फिर भी। बस और तो कुछ नहीं था बैलेंस शीट में, है ना? तो बस यही होगा, ख़त्म बस, और तो कुछ है नहीं। बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं, गुडविल कर लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया बस। बाकी B को कह रहा है कि सफिशिएंट कैश दे देंगे, मतलब सॉरी B सफिशिएंट कैश लाएगा टू पे ऑफ A एंड C। तो पहले A और C का निकाल लेते हैं क्या बच रहा है। तो A का टोटल मैं करता हूँ, आप C का कर लो। 28,575 आ रहा है मेरा तो A का, और C का कितना आ रहा है? 21,500। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि A और C को हम कितना कैश देंगे।
ए और सी को कितना कैश देंगे ये निकाल लेते हैं। बताओ शिवांश कितना बच रहा है? ए का बच रहा है 28095 और सी का 21260। तो ए को हम इतना कैश दे देंगे और सी को हम इतना कैश दे देंगे। तो इसकी एंट्री बता दो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था एंट्री भी करनी है। बताओ क्या एंट्री बनेगी? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ए को भी कैश दे देंगे, सी को भी कैश दे देंगे। कितना आ गया दोनों को जोड़ के? 49,355। तो पहले यहाँ तक बता देना कि भाई यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह का डर, भय, खौफ अगर है तो नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट, दिक्कत तो नहीं है? चलो अब थोड़ा सा डर, भय, खौफ आपके मन में अब लाते हैं। तो अब आपको बुद्धि लगानी है और ये बताना है कि बी अपने घर से कितने रुपए लाएगा। घर से लाया ये निकालना है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? ए और सी को हम कैश देंगे, है ना। लेकिन ये भी लिखा था, दोबारा पढ़ा देता हूँ, आपको आना चाहिए चीज़ें, कि बी जो है वो सफिशिएंट कैश घर से लाएगा टू पे ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी को हमने पे तो कर दिया, ठीक है, आप खुश हो गए, हाँ कि भाई ए और सी को पे कर दिया। लेकिन अब पे करने के लिए बी भाई अपने घर से कितना कैश लाएंगे, ये फिगर आप बताएंगे बुद्धिमता लगाकर जल्दी से 1 मिनट के अंदर। तो सर हम नहीं बताएंगे। बताओ बी कितना कैश लाएगा घर से? $69,875 कैश लाएगा। ये एक फिगर कैसे आई? बस, तो ये गलती कर दी। ये कोई कैपिटल एडजस्टमेंट का केस थोड़ी ना है। हाँ इसीलिए दिया था। ये कोई क्या, अच्छा चलो मान लो आपने एक शब्द पढ़ लिया, घर से कैश लाया, आगे कहीं वो लिखा है कैपिटल प्रोपोर्शनेट करो। कैपिटल एडजस्टमेंट तो होगी नहीं, अकेला बी बचा है, बी के अपनी जेब में कैपिटल एडजस्टमेंट करें भाई। कैपिटल, इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अकेला बी बच गया, ए और सी तो चले गए। अब बी अकेला क्या कैपिटल एडजस्ट कर रहा है? पीछे वाली जेब में पैसे डाल रहा है और आगे वाली जेब से पैसे निकाल रहा है। तो ये कोई कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ी ना। तो ये तो है ही नहीं, इसमें तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती ना, दोनों चलेगा। अब तो अकेला बी बचा है। तो आपको तो ये बताना है बी कितने रुपए घर से लाया, बी कितना सफिशिएंट कैश घर से लाया। तो देखो, अब देखो बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है भाई। ए और सी को कितना कैश देना है हमें, देखो ये बताओ। 49,355, ठीक है ना। और हमारे गल्ले में कितने रखे हैं? ओ, तो हमारे गल्ले में देखो कितने रखे हैं, 2425। तो भाई आप प्रैक्टिकली सोचना है, गल्ले में कितने रखे हैं? 2425। और ए और सी को हमें कितने देने हैं? 49,355। तो बताओ बी अपने घर से कितना कैश लाएगा? बस यही तो एक मुद्दे की चीज़ निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो निकालो भाई, है ना। और 2465 देखो गल्ले में कैश पहले से रखा हुआ है, 2425 सॉरी। हाँ तो बस ये आंसर आ गया। तो बी अपने घर से 46,930 रुपये ले आएगा, कहेगा ठीक है भाई हो गए पैसे कंप्लीट और ले लो भाई हो तुम अब। तो बी अपने घर से लाएगा 46,930, 46,930, ठीक है। बट समझ आ गया खेल आपको मेन। तो बी अपने घर से सफिशिएंट लिखा था, सफिशिएंट कैश लाएगा कि जितना ज़रूरी है। सफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? जितना ज़रूरी है। तो कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है। अब देखो कंप्लीट हो गया, यही बच रहा है, माइनस करके देख लो 46,930, ठीक है। तो क्लियर है चौहान साहब? यही बच रहा है, हाँ गणित सही है।
तो इसका मतलब बी अपने घर से 46 930 लाएगा। नहीं, सारे नहीं लाएगा। एक मानस बाबू कह रहा है कि सर वो 49 355 सारे नहीं लाएगा। नहीं, सारे नहीं लाएगा। क्वेश्चन ने एक शब्द दे रखा था अंग्रेजी का, बहुत ही प्यारा शब्द है, सफिशिएंट। सफिशिएंट का क्या मतलब होता है हिंदी में? जितना ज़रूरी है। हाँ, जितना ज़रूरी है। तो अगर हमारे गल्ले में हमारे पास पहले से 2425 हैं, तो बी क्यों फालतू लाएगा घर से? बी की बीवी नहीं मारेगी, कहाँ ले जा रहे हो 49,000? गले में तो तुम्हारे 2400 पड़े हैं, तो घर से खाली कितने लेके जाओ? 46,930। तो बी को भी घर से डांट पड़ेगी ना, तो बी लाएगा सिर्फ 46,930। तो ये लिख लो भाइयों बहनों यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में मतलब अच्छा पॉइंट था। बस अब तो टोटल कर लो और बैलेंस निकाल लो कितना बचेगा। 76,930 में से ये माइनस करना सारे, क्या बैलेंस बच रहा है? 67,450। 67,450, ठीक है। तो यही बच रहा है। अब बैलेंस शीट कही थी क्वेश्चन ने, बना लो। तो बैलेंस शीट आप मेरे से चेप के बना लेना, बस आइटम्स देख लेना कि आप संतुष्ट हो या नहीं, क्योंकि आपके पास अभी क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप ओरली वैसे बता देना। तो पहले मैं मुद्दे वाले पूछ रहा हूँ ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ। तो पहले ये बताओ कैश कितना आएगा? अब बताओ कैश कितना आएगा? पहले मैं मुद्दे वाले पूछ रहा हूँ। ये रहा आयुष्मान 49,355, जो ए और सी को ले जाना है ना पैसा, वो। तो बताओ कैश कितना आएगा आयुष्मान भाई? बैलेंस शीट में बी के गल्ले में बताओ कितने रुपए बचे हैं? 0, ठीक है भाई। दोबारा दिखा देता हूँ आपके लिए। 2425 पहले से थे, बी 46,930 घर से लाया, और ए और सी को कितने दे दिए? 49,355। तो बी के गल्ले में कुछ नहीं बचा ना भाई, तभी तो क्वेश्चन ने कहा था सफिशिएंट कैश लाओ और ए और सी को भेज दो घर। तो अब कुछ नहीं बचा गल्ले में। अच्छा, दूसरी मुद्दे की बात बताओ, क्या ए की कैपिटल और सी की कैपिटल आएंगी? कुछ समझ गए? नहीं आएंगी, कुछ बची नहीं। बस बी की कैपिटल आएगी, जो बैलेंस आपने अभी ऊपर निकाला था 67,450। बस बाकी एसेट लायबिलिटी चिपका दो जो दे रखी हैं। क्रेडिटर्स एज इट इज चेप लेते हैं सेम 7,000। डेटर्स 6250 माइनस पीडीडी कितना कर दिया था हमने बढ़ाकर? 250। तो बाहर आ गया 6,000। बाकी प्लांट हो गया 13,500, स्टॉक हो गया 4,950, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई 50,000। तो मैं लाइबिलिटी का कर रहा हूँ, आप एसेट का करो। मेरा तो आ गया 74,450, आप एसेट का कर लो 74,450। बस तो वो तो मैच हो ही जाएगी, अब कुछ बचा ही नहीं। जब तो हमने लॉजिकली करा ना, तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। चलो, तो क्लियर हो गया खेल। तो अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, तो बस आप रिवाइज कर लेना एक बार अपने हाथ से भी। बाकी कॉन्सेप्ट ओके हो गया? चलो डन।